आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय हित के बारे में समझेंगे और इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका है उसको जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो राष्ट्रीय हित की चर्चा राष्ट्र की राजनीति में भी होती है। देश के अंदर भी नेता जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, उन सब को राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय हित है, इसीलिए हमने ये आदेश पारित किया है या कानून पारित किया है। हर चीज़ को राष्ट्रीय हित से जोड़ते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, क्या इसका अर्थ लिया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय हित की चर्चा कब शुरू हुई होनी? पहले जब 16वीं शताब्दी तक यूरोप में जब धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण था राजनीति से, पोप की सत्ता सर्वोपरि होती थी, तो उस टाइम तक ये सेकेंडरी विषय था रिलीजन के बाद राष्ट्रीय हित। लेकिन फिर बाद में कुछ विचारक हुए जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग अलग करने की बात की। उनमें ही एक नाम मैकियावेली का आता है और कहा कि प्रभु सत्ता होनी चाहिए राष्ट्र के पास। हॉब्स ने भी बाद में ये बात कही थी और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और राष्ट्र का एक ही उद्देश्य होता है या सरकार का एक ही उद्देश्य होता है या शासक का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है राष्ट्रहित में काम करना, राष्ट्रहित को पूरा करना। तो मैकियावेली के बाद 16वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रहित एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वो कदम युद्ध हो या शांति हो या संधि हो, हर चीज़ को वो जस्टिफाई करते हैं सिर्फ एक ही आधार पर, राष्ट्रहित। चाहे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध किया हो, चाहे मुसोलिनी ने किया हो, चाहे स्टालिन ने कोई भी कदम उठाया हो, चाहे पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन करता हो, चाहे अमेरिका इराक में हमला करता हो, हर नेता हर सरकार अपने हर कदम को जोड़ती है राष्ट्रहित से और कहती है कि ये उसका राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित इसमें था इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन राष्ट्रीय हित की धारणा जितनी ज़्यादा पॉपुलर है, जितनी ज़्यादा यूज की जाती है, जितनी ज़्यादा इसका प्रयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय में, उतनी ही ज़्यादा ये वैग्यू और एम्बिग्युअस है, अस्पष्ट है। इसका अर्थ सब्जेक्टिव है। ज़्यादातर इसको एक देश के लिए उसकी अलग परिभाषा होती है, दूसरे देश के लिए उसकी अलग परिभाषा होती है। तो जो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, ये इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं होने देती। स्टेट्समैन या पॉलिसी मेकर, मैंने बताया था कि अपने आप को, अपने ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए या राज्य की किसी भी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जोसेफ फ्रैंकल ने कहा है कि इसकी ये एम्बिग्यूटी इस वजह से है, इसकी परिभाषा में, इसके अर्थ में, कि हर एक देश इसको अपने अपने कंटेक्स्ट में अलग अलग रूप से इस्तेमाल करता है, इसकी अलग अलग परिभाषा देता है। तो ये एक अस्पष्ट विचार, एक अस्पष्ट धारणा है। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सभी उस पर सहमत हो जाएं। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी। जो भी परिभाषाएं दी जाती हैं, विद्वानों ने जो भी परिभाषाएं राष्ट्रीय हित की दी हैं, उनको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो जो जोसेफ फ्रैंकल और वी डाइक जैसे विद्वान हैं, वो इसको नेशनल इंटरेस्ट को वैल्यूज और एंड, यानी कि एक वैल्यूज का योग मानते हैं कि एक नेशनल के जो भी वैल्यूज होते हैं वो सब उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है, या उसके जो भी एंड, जो भी उसके उद्देश्य होते हैं, जो भी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राप्त करना चाहता है दूसरे देशों के साथ संबंध में, वो सब उसका राष्ट्रीय हित है।
लेकिन दूसरी तरफ मार्गेंथो जैसे कुछ विचारक हैं जो इसको एज ए सर्वाइवल की बात करते हैं। फिजिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी या कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं। हम देखेंगे जब मार्गेंथो की डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे। अब लर्च और सईद, इन विद्वानों के अनुसार क्या डेफिनेशन है कि एज ए जनरल लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूइंग पर्पज विच द स्टेट, द नेशन एंड द गवर्नमेंट ऑल सी देमसेल्फ एज सर्विंग। एक देश के जो भी जनरल है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, जो भी उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है देश, जो भी या सरकार है या जो राज्य है या जो स्टेट्समैन है, जो भी इसको प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ जिस काम के लिए लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको कहो सब कुछ राष्ट्रहित ही होता है और राष्ट्रहित के लिए ही काम करते हैं हर कदम। वी डाइक ने कहा है, सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशन विद ईच अदर। एक स्टेट जो है वो दूसरे देशों के साथ संबंध में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वो सब राष्ट्रहित है। जोसेफ फ्रैंकल ने भी यही कहा है कि अमाउंट ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल नेशनल वैल्यू, एक नेशनल वैल्यूज की, एक देश के जो भी नेशनल वैल्यूज होते हैं, जो भी वो प्राप्त करना चाहता है, जो भी उसके उस देश होते हैं, उन सब का योग कर दे जो वो सब ही राष्ट्रहित है। तो राष्ट्रहित सब कुछ है। जो भी एक राष्ट्र के जो भी क्लेम हैं, जो भी दावे हैं, जो भी उद्देश्य हैं, जो भी उसके लक्ष्य हैं, जो भी उसकी डिमांड है या जो उसके हित हैं, वो सब कुछ जिनको वो बचाए रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, डिफेंड करता है, सिक्योर रखना चाहता है, ये सब एक देश जो उसके जो दावे, जो उद्देश्य है, वो सब कुछ, और जिनको प्राप्त करना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, वो सब कुछ उसका राष्ट्रहित है। मार्गेंथो इसको एज ए सर्वाइवल लेता है कि एक देश अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्ट करता है अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को और कल्चरल आइडेंटिटी को। किससे? एनक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट, कि दूसरे देश उसका अतिक्रमण ना कर लें या उसको ना छीन लें। इनको प्रोटेक्ट करना ही एक देश का राष्ट्र हित होता है। यहाँ पर फिजिकल आइडेंटिटी से मतलब है टेरिटोरियल आइडेंटिटी, यानी कि उसकी सीमाओं की रक्षा करना। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब उसका एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसको बचाए रखना चाहता है। कल्चरल आइडेंटिटी उसकी एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल, और उसको कुछ ट्रेडिशन होती हैं, हर एक देश की अपनी अपनी अलग अलग, उन ट्रेडिशंस को भी बचाए रखना एक राष्ट्र के लिए सर्वाइव करना होता है, और ये उसके राष्ट्रहित में शामिल होता है। तो मार्गेंथो इसको एज ए सर्वाइवल लेता है। अब इसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, किन से नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है। सबसे पहले तो एक क्वालिटी और पर्सनैलिटी और आइडियल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स के क्या विचार हैं। हिटलर जैसा विचारक है, वो कहता है कि युद्ध करने से ही जर्मन का हित है। कोई शांतिवादी विचारक है, वो कहेगा कि अगर हम यूएनओ के माध्यम से शांति स्थापित करेंगे उसमें देश का हित है। तो डिसीजन मेकर्स हमारे यहाँ पर, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डिसीजन करने में नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमेरिका में वो जो भी उनके राष्ट्रपति, उन्होंने अलग अलग भूमिका निभाई राष्ट्रहित को निर्धारित करने में। तो जो डिसीजन है, सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बात नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग भूमिका निभाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भूमिका निभाती है, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े नेता होते हैं पार्टी के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या सोच है, ये महत्वपूर्ण है नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने में। एक मोस्ट इन्फ्लुएंस ग्रुप, एक जिसको हम एलिट ग्रुप बोलते हैं, जिसका सत्ता पर बहुत प्रभाव होता है, और ये इन्फ्लुएंस ग्रुप हमेशा राष्ट्रहित को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कई बार तो अपने हित को राष्ट्रहित कहकर पेश करता है। कई बार बिजनेसमैन को किसी बिजनेस में फ़ायदा होता है, यानी कोई अगर मान लो कोई आर्म्स इंडस्ट्री है, उसको आर्म्स बेचने में फ़ायदा होता है, तो लड़ाई को, युद्ध को राष्ट्रहित के रूप में पेश करेंगे। अगर हम उस देश पर हमला करते हैं या उस देश को किसी विद्रोही गुट को मदद देते हैं तो हमारा राष्ट्रहित होगा, क्योंकि उससे उनके हथियार
कि बिक्री बढ़ जाएगी, वो अपना हित को राष्ट्र हित के रूप में पेश करते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन या कोई और पॉलिटिशियन, तो जो इन्फ्लुएंस ग्रुप होगा उसकी क्या सोच है, उसका फ़ायदा किस में है, वो भी राष्ट्रीय हित को डिटरमाइन करने में मदद करता है। एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है या कम्युनिस्ट सिस्टम है, उस पर भी निर्भर करता है नेशनल इंटरेस्ट। और एक कस्टम एंड कल्चर स्टाइल, हर एक देश की अपना एक सोसाइटी होती है, अपना एक सोशल प्रोसेस होता है, अपनी ट्रेडिशन होती है, अपनी कुछ राइट्स होती हैं, ये सभी निर्धारित करती हैं, क्योंकि जो भी नेता होते हैं वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से ही ऊपर आते हैं और अपनी सोसाइटी के मूल्यों का, ट्रेडिशन का उस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। आइडियोलॉजी देश की, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले की सोच ये होगी यदि हम साम्यवादी क्रांतियों को बढ़ावा देंगे तो उससे उनका राष्ट्रहित होगा। कैपिटलिज्म का ये आइडियोलॉजी होगी, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के देश इस बात में अपना राष्ट्रीय हित मानेंगे कि हम कम्युनिज्म को अगर समाप्त करेंगे, जितना ज़्यादा कम करेंगे, ओपन मार्केट को जितना बढ़ाएंगे, उसमें ही देश का हित है। तो आइडियोलॉजीज़ के आधार पर भी किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन किए जाते हैं। एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन, यानी कि उसकी भू राजनीतिक स्थिति क्या है, वो कहाँ पर स्थित है, वो किन देशों से घिरा हुआ है, उसके अपने रिसोर्सेज क्या हैं, तो उसके आधार पर भी डिसाइड होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारे इस बात में होगा कि हम अमेरिका से या यूएसएसआर से अपने अच्छे संबंध बनाएं ताकि उनको बैलेंस कर सकें। हमारा इसमें इंटरेस्ट होगा कि अगर चाइना के पास परमाणु हथियार तो हम भी परमाणु हथियार डेवलप करें, उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अब हो सकता है अगर हमारे साथ हम ऐसी स्थिति में होते जैसे स्विट्जरलैंड जैसी स्थिति है जो एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट एक आइसोलेट रहने में है, यानी कि उसको न्यूट्रल पॉलिसी जो अपनाता हो, न्यूट्रलिटी जिसको बोलते हैं, किसी में इंटरफेयर ना करना। लेकिन कई देशों की जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है वो नहीं अपना सकते। तो एक उसकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है नेशनल इंटरेस्ट। कैपेबिलिटी, किसी देश की क्या कैपेबिलिटी है। अगर कोई ताकतवर है, अमेरिका जैसा देश है, तो नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में मानेगा, अपना प्रभुत्व जमाने में, अपनी पसंद की सरकार हर एक जगह आए। नेपाल जैसा, भूटान जैसा देश सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में, सबके साथ शांति स्थापित करने में ही अपना नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड उसका होगा। तो जिस देश की जैसी कैपेसिटी होती है, जैसी ताकत होती है, जैसी स्थिति होती है, उस आधार पर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट होंगे। टाइप ऑफ चैलेंज एंड प्रेशर ऑफ ईच कंट्री फेसेस फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों के साथ उसकी क्या स्थिति है। हमने बताया था यदि हम भारत को ही उदाहरण लेते हैं तो भारत की चाइना और पाकिस्तान के साथ क्या स्थिति है, तो उसके आधार पर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। यदि हमारे उनके साथ तनावपूर्ण संबंध हैं तो हम दूसरे देश के साथ संधि भी करेंगे या अपने हथियारों को भी बढ़ाएंगे, अपनी और ताकत भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। और यदि हमारे संबंध उनसे दोस्ताना है तो हो सकता है हम इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च ना करें या ये हमारी प्रायोरिटी में ना हो। ग्रेट पावर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और महत्वपूर्ण शक्तियाँ किसी देश पर प्रतिबंध लगाने का काम करती हैं। उसको, किसी भी देश को अपने नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करने से पहले पूरे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का, माहौल का एक विश्लेषण उसको करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या उसके नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी में क्या सिस्टम है, जैसे पहले बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम था फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, फिर कोल्ड वार में बाइपोलर सिस्टम शुरू हो गया, फिर एक देश की हेगेमनी का दौर चला। तो जैसा जैसा सिस्टम होगा वैसा ही वैसा अपने देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है। अब नेशनल इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने इनको 6 टाइप्स बताया है। सबसे पहला तो प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट वो होते हैं जिनके लिए एक देश मर मिटने को तैयार होता है, उनके लिए वो लड़ने को तैयार होता है, हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। वो होता है देश की सीमाओं की रक्षा करना,
देश की फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को यदि कोई खतरा होता है तो वो उसके लिए देश कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट जिनके जो इसके बाद होते हैं, पहले प्राइमरी इंटरेस्ट के बाद, यानी कि इसमें शामिल होता है कि जो एब्रॉड दूसरे देश में जो उस देश के नागरिक हैं या उसके जो राजदूत हैं उनकी इम्यूनिटी जो मिली, जो उसको उन्मुक्तियाँ, जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहता है। परमानेंट इंटरेस्ट जो सरकार के साथ या समय के साथ नहीं बदलते। एक देश की स्वतंत्रता, एक देश की इंटीग्रिटी हमेशा उसके परमानेंट इंटरेस्ट रहता है। ये नहीं है कि सरकार आ गई तो बदल, नई सरकार आ गई, नए नेता आ गए, नई पर्सनैलिटी के नेता आ गए तो बदल गए, वो नहीं बदलते, वो परमानेंट रहते हैं हमेशा। वेरिएबल ये चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर कोई सरकार बदली, कोई नेता आ गया, पहले किसी नेता का ये था कि हमने पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाना है, तो इस हिसाब से वो नेशनल इंटरेस्ट अपने डिसाइड करेगा। और एक नेता अगर नहीं, हमने आपको तो आइसोलेट की पॉलिसी अपनाई, जैसे अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले सेकंड वर्ल्ड वार तक भी आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई थी, तो उसका वेरिएबल था। बाद में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब परिस्थितियाँ बदली, नेता बदले, तो उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया राजनीति में, तो नेशनल इंटरेस्ट उसके दूसरे देशों में इंटरफेयर करने में बन गए। तो इस तरह से ये बदलते रहते हैं, वेरिएबल होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जनरल इंटरेस्ट जो सभी देशों के होते हैं, जो सिर्फ एक देश के नहीं, हमारे नहीं है। हमारे देश की सुरक्षा करना या शांति स्थापित करना या अपने आर्थिक हितों को पूरा करना, ये हर एक देश के इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन होते हैं सभी के। ये नहीं कि इस देश का अलग है, इसका अलग है, उनको जनरल इंटरेस्ट बोलते हैं। स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो एक पर्टिकुलर देश के, जो उसकी लोकेशन के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार, उसकी लीडरशिप के अनुसार डिसाइड, हर एक देश के अपने अलग अलग होते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इसके अलावा रॉबिन्सन ने कुछ इंटरनेशनल तो नेशनल इंटरेस्ट थे, फिर उसने 3 इंटरनेशनल इंटरेस्ट की भी बात की। आइडेंटिकल इंटरेस्ट यानी कि जो हमारे देश के भी वही हैं, पाकिस्तान के भी वही हैं। जैसे यदि हम आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं, जब हमने नियो के बारे में, नियो की डिमांड, नियो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की डिमांड करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान के जितने भी डेवलपिंग कंट्री सबके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल इंटरेस्ट। कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट, यदि एक का इंटरेस्ट पूरा होता है तो दूसरे का भी उसको फ़ायदा होता है। यदि अमेरिका चीन को बैलेंस करता है, चीन पर दबाव डालता है या यूएसए डालता है, तो उसके साथ साथ हमारे को भी फ़ायदा होता है कि चीन को ज़्यादा ताकतवर बनने से रोका जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है। इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट। और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट यानी कि एक देश के इंटरेस्ट दूसरे देश के बिल्कुल विरोध होते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के यदि कश्मीर मुद्दे को लेकर अपने नेशनल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब पामर और परकिंस ने बताया, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण लेखक हैं, पामर व परकिंस, इन्होंने बताया कि वो मेथड बताया कि एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाता है। जनरली एक तो डिप्लोमेसी का रास्ता है। डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के माध्यम से भी होती है, लीडर भी करते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी होती है, यानी कि बातचीत के द्वारा, तर्कों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करना, अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करना। प्रोपेगेंडा, प्रचार किया जाता है, अपनी बात को जस्टिफाई किया जाता है। ये विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, या कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से, या लिटरेचर के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजीज़ को, अपने उद्देश्यों को या अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का कोशिश किया जाता है और दूसरे देशों को मनाने की कोशिश की जाती है कोई इन बात पर सहमत हो जाए, तो प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है सरकार। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक साधनों में होता है कि किसी को आर्थिक मदद दे देना या किसी को आर्थिक मदद रोक देना, किसी पर पाबंदियां लगा देना, ताकि उससे अपने हित पूरे करवाए जा सके। जैसे विकसित देश ज़्यादातर करते हैं कि वो विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने के बदले में कुछ राष्ट्रीय हित अपने पूरे करते हैं। तो ये देश ज़्यादातर, जो ताकतवर देश, जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, वो इस साधन को
बहुत ज़्यादा, मतलब इस मेथड को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। अलायंसेज एंड ट्रीटी, देश संधियाँ करते हैं अपने राष्ट्र हित के लिए। काउंटर अलायंस करते हैं, वो भी अपने हित के लिए। तो जो भी संधि की जाती है, चाहे वो सैनिक संधि है, चाहे वो आर्थिक संधि है, वो सभी ट्रीटी जो की जाती है, अलायंसेज जो किए जाते हैं, वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। देश माहौल को देख के लगता है कि अब जैसे 1971 में भारत ने यूएसएसआर के साथ सैनिक संधि की, क्योंकि उसको ये लगा कि ये हमारे राष्ट्रीय हित में, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत को ये खतरा था कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए संधियाँ की। कोऑर्सिव मीन्स ताकतवर देश, आजकल अमेरिका को हम देख सकते हैं कि इस माहौल में वो देशों पर दबाव डालता है, ईरान पर दबाव डालता है, उत्तर कोरिया पर दबाव डालता है, इराक पर दबाव डालकर सरकार बदल दी। तो दबावकारी साधन के माध्यम से अपने देश अपने हित पूरे करने की कोशिश, डरा कर, धमका कर, धमकी देकर, तो ये भी एक साधन देश अपनाते हैं। कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ये मेथड सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले बहुत ज़्यादा अपनाया जाता था, खासकर जो डेवलप्ड कंट्री, जो कॉलोनियल पावर हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह थी, इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बना रखा था, उनको अपने अधीन कर रखा था। जैसे भारत ने भी सैकड़ों वर्षों तक, ब्रिटेन ने सैकड़ों वर्षों तक भारत का शोषण किया और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया। तो ये मेथड पामर और परकिंस ने बताए हैं। हंस मार्गेंथो ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने के रास्ते में कुछ लेवल पर बाधाएं होती हैं। एक तो सब नेशनल लेवल पर, सब नेशनल लेवल पर ग्रुप इंटरेस्ट। कई बार कोई जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है वो अपने हितों को देश के हित बताकर उनको पेश करता है, जिससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान होता है, उसको प्राप्त करने में बाधा होती है। अदर नेशनल लेवल पर इसमें कोई देश का एक एथनिक ग्रुप होता है, कोई ग्रुप होता है, अपने आप को उस देश से नहीं जोड़ता जिस देश में रहता है, बल्कि अपने आप को आइडेंटिकल दूसरे देश से करता है। जैसे हो सकता है कोई मुस्लिम ग्रुप किसी दूसरे देश से, जैसे भारत का कोई मुस्लिम ग्रुप हो सकता है किसी दूसरे देश से अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करे या उससे अपनी आइडेंटिटी बनाए रखे। हो सकता है जैसे वो तमिल श्रीलंका में हो सकता है, जो वहाँ के तमिल हैं वो भारत के साथ अपनी आइडेंटिटी स्थापित करें और उस देश के हितों का विरोध करें। तो ये कि ये बात होती है अदर नेशनल लेवल पे। एक सुपर नेशनल लेवल पे रिलीजियस बॉडी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। रिलीजियस बॉडीज़ का तो प्रभाव नहीं रहा, हालांकि कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये 16वीं शताब्दी से पहले है, जब यूरोप में पोप की सत्ता होती, तो उस टाइम पर नेशनल लेवल से ऊपर माने जाते थे, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर माने जाते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है या कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई देश सदस्य होता है, उसके नियमों से बंधा होता है या उसके साथ संधियाँ की होती हैं, तो उनको अपने राष्ट्रीय हित पूरा करने में वो चीज़ भी उसके लिए बाधा उत्पन्न करती है, उनके लिए एक चेक का काम करती है, रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जिसका कि कोई देश सदस्य होता है, वो भी उसके लिए बाधा उत्पन्न करती है नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। स्टेट्स ओन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, अगर एक स्टेट की कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। मार्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में बताया था कि किसी भी देश को राष्ट्रीय हित पूरा सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। यदि उसके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए अपने सभी देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा विश्लेषण था राष्ट्रीय हित को लेकर। धन्यवाद।